हाँ बच्चों, हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे और पिछली वीडियो में हमने पादप हार्मोन के बारे में देखा था। अब हम एक बार वापस उसी टॉपिक से शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पादप हार्मोन क्या होते हैं? वे कार्बनिक पदार्थ जो कम मात्रा में होते हुए भी पादप की कार्यकी को प्रभावित करते हैं। ऐसे कार्बनिक पदार्थों को हम पादप हार्मोन कहते हैं। करेक्ट। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे ऑक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन पादप कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, मतलब पादप कोशिकाओं को लंबाई में बढ़ाता है। सेकंड है साइटोकाइनिन हार्मोन। ठीक है, सेकंड है साइटोकाइनिन हार्मोन। ये हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, अर्थात कोशिकाओं को के डिवाइडेशन को स्टार्ट करता है, प्रमोट करता है। 1 से 2 कोशिका, 2 से 4 कोशिका। ठीक है, ठीक है। तो साइटोकाइनिन और ऑक्सिन में क्या डिफरेंस है? ये पादप की कोशिकाओं की लंबाई को बढ़ाता है, ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। करेक्ट। नेक्स्ट है जिब्रेलिन हार्मोन। ये हार्मोन तने की वृद्धि जो होती है उसको प्रभावित करता है, तने की वृद्धि को बढ़ाता है। करेक्ट। नेक्स्ट है एब्सिसिक अम्ल। ये एक ऐसा हार्मोन है जो पादप की वृद्धि जो होती है उसको कम करता है। ये सब बढ़ाने वाले हैं और ये कम करने वाला हार्मोन है। करेक्ट। नेक्स्ट है इथाइलिन हार्मोन। ये हार्मोन फलों को पकाने में सहायक होता है। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब अगला हमारा टॉपिक आता है कि प्रकाशानुवर्तन की जो क्रिया होती है वो कैसे होती है। पादपों में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है, किस प्रकार होता है, ठीक है। ये हमारा अगला टॉपिक है क्वेश्चन के रूप में कि पादपों में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। ठीक है, देखिए बच्चों, हमने अभी एक प्रयोग किया था कि यदि हम एक कागज के बॉक्स के अंदर किसी गमले में लगा हुआ यदि पौधा हम इस प्रकार रख दें तो वो पौधा प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, हमने ये प्रयोग पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि ये पौधा इस तरह प्रकाश की ओर बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रकाश की ओर बेंड क्यों हुआ? प्रश्न ये है, क्या क्रिया हुई जिसके कारण ये इस प्रकार मुड़ा? ये हम यहाँ इस टॉपिक में समझेंगे। तो इससे पहले हमें कुछ 1-2 पॉइंट देखने पड़ेंगे। देखिए बच्चों, इसके लिए पहले हम ऑक्सिन हार्मोन के बारे में देखते हैं। ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। देखिए बच्चों, ये जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन किसी भी पादप का जो शीर्ष भाग होता है, शीर्ष भाग, ठीक है, पादप का शीर्ष जो प्रहो का जो शीर्ष भाग है, ये प्रो है, प्रोह के शीर्ष भाग में बनता है। ऑक्सिन हार्मोन किसी भी पादप के जो प्रो होता है, जमीन से ऊपर का हिस्सा, इसके शीर्ष भाग में इसका संश्लेषण होता है। करेक्ट। तो देखिए, हम यहाँ एक डायग्राम के बेस पे इसको क्लियर करते हैं। देखिए बच्चों, देखिए ये मान लीजिए पादप का एक प्रो वाला भाग है, इसमें ये ऑक्सिन हार्मोन समान रूप से चारों दिशाओं, सभी जगह पर फैला हुआ है। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन का समान वितरण, ठीक है,
जब सूर्य बिल्कुल इसके ऊपर होता है, सूर्य, ठीक है, तब जब सूर्य बिल्कुल पादप के ऊपर होता है तो इससे आने वाला प्रकाश सभी भागों पर, इस प्रवाह के सभी भागों पर समान रूप से पड़ेगा। उस कंडीशन में ऑक्सिन हार्मोन का वितरण जो होता है इस प्रवाह भाग में, ये समान रूप से सभी जगह समान रूप से होता है, करेक्ट। जब सूर्य बिल्कुल इसके ऊपर होता है, प्रवाह के जस्ट ऊपर होता है, तब इस शीर्ष भाग में ऑक्सिन हार्मोन का वितरण समान रूप से होता है, ठीक है। लेकिन जब सूर्य गति करता हुआ इसके प्रवाह के एक साइड में आ जाएगा, जैसे कि इस प्रकार, सूर्य जब गति करता हुआ जब एक साइड में आ जाता है तो इसके अंदर जितना भी ऑक्सिन हार्मोन है वो इस प्रवाह के छाया वाले भाग में आकर के इकट्ठा हो जाता है। देखिए, जब सूर्य इधर आएगा तो इस वाले पोर्शन पर धूप पड़ेगी, लेकिन इस वाले पोर्शन पे धूप नहीं पड़ेगी, तो ये सारा ऑक्सीजन छाया वाले भाग में आकर के इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि छाया वाले भाग में ऑक्सीन का एकत्रित होना, ठीक है। जैसे सूर्य गति करता हुआ एक तरफ आएगा तो सूर्य का प्रकाश केवल इस भाग के ऊपर पड़ेगा, इस वाले भाग पर छाया रहेगी, तो ये सारा ऑक्सीजन इस छाया वाले पोर्शन में आके इकट्ठा हो जाएगा। अब चूंकि इस भाग में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, ज़्यादा, तो ये ऑक्सीजन इस भाग की कोशिकाओं को वृद्धि के लिए क्या करेगा, प्रेरित करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का काम क्या है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना। तो इस भाग की, ये जो भाग है, ठीक है, इस भाग की कोशिकाएं लंबाई में वृद्धि करेगी और इस भाग की भी लंबाई में वृद्धि करेगी, लेकिन इस भाग की भी लंबाई में वृद्धि करेगी, लेकिन ये धीमी गति से वृद्धि करेगी, इस भाग की ज़्यादा गति से वृद्धि करेगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इस प्रकार सूर्य, ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इस भाग की कोशिकाएं धीमी गति से वृद्धि करेगी, तो धीमी गति से कोशिका में वृद्धि। और यहाँ पे ऑक्सीन हार्मोन है, तो ये ऑक्सीन हार्मोन इस भाग की कोशिकाओं को तेजी से बढ़ाएगा, तेजी से इस भाग की कोशिका में वृद्धि, ठीक है। तो देखिए, जब इस भाग की कोशिकाएं तेजी से वृद्धि करेगी, इसकी धीमी गति से वृद्धि करेगी, तो इस भाग की तेजी से वृद्धि करेगी तो पादप ऊपर उठ के इधर की ओर क्या होगा, झुकेगा, क्योंकि ये कोशिकाएं ऊपर की ओर वृद्धि करेगी और इस भाग की जो कोशिकाएं हैं उसकी वृद्धि कम होने के कारण ये नीचे, और ये वाला भाग की कोशिकाएं ऊपर की ओर जब बढ़ेगी तो ये इस ओर क्या होगी, झुकेगी। इस प्रकार प्रो जो होता है, ठीक है, वो प्रकाश की ओर अनुवर्तन गति को दर्शाता है। देखिए बच्चों, एक बार हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। देखिए बच्चों, जो ऑक्सीन हार्मोन होता है वो इस पादप का जो ये प्रो भाग होता है इसके अंदर, इसके शीर्ष भाग में बनता है, करेक्ट। जब सूर्य बिल्कुल प्रो के ऊपर होता है तब ऑक्सीन हार्मोन समान रूप से वितरित होता है, लेकिन जब ये सूर्य गति करके किसी भी पादप के एक तरफ आ जाता है उस वक्त इस प्रवाह के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो धूप वाले स्थान से स्थानांतरित होकर के छाया वाले भाग में आके इकट्ठा हो जाता है। अब चूंकि इस भाग में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो इस भाग की कोशिकाएं तेजी से वृद्धि करेंगी, इस भाग की कोशिकाएं धीमी गति से वृद्धि करेगी। जब ये तेजी से वृद्धि करेगी इस भाग की कोशिकाएं, तो पौधा ऊपर की ओर इधर की ओर झुकेगा। चूंकि ये धीमी गति से कर रही है, ये तेज गति से कर रही है, तो ये भाग पौधा या ये प्रो भाग
आगे ऊपर की ओर जाके इधर की ओर प्रकाश की ओर झुकेगा। इस प्रकार प्रो में प्रकाशानुवर्तन होती है। देखिए बच्चों, तो हम इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि जब सूर्य प्रो के ऊपर होता है तब ऑक्सीन का वितरण समान रहता है। लेकिन जब सूर्य गति करता हुआ पादप के एक तरफ आता है तब ऑक्सीन हार्मोन छाया वाले भाग में एकत्रित हो जाता है, जिससे इस भाग की कोशिका तेजी से वृद्धि करती हैं, जिसके कारण प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। ठीक है, तो ये है बच्चों प्रोह के अंदर प्रकाशानुवर्तन क्यों होता है। देखिए, हाँ बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है जंतु हार्मोन। ठीक है, तो देखिए, इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे शरीर में कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं, उनके द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, और उनका क्या कार्य है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, कि हमारे शरीर में कौन सी ग्रंथि की स्थिति क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम यहाँ बनाते हैं। देखिए, हाँ देखिए बच्चों, पहले हम थोड़ा सा एक रफली एक डायग्राम बनाते हैं, जिसमें हम ये शो करेंगे कि हमारे शरीर में कौन सी ग्रंथि कहाँ पर स्थित है। ठीक है, देन आफ्टर उसके बाद हम वो करते हैं। देखिए बच्चों, तो पहले हम पेंसिल से एक रफली बना लें, जिससे कि गलत हो तो हम उसको सही कर सकें। देखिए बच्चों, ये हमारा मस्तिष्क है। ठीक है, मस्तिष्क के नीचे ये हमारी वायुनाल होती है। ठीक है, वायुनाल इस प्रकार। ठीक है, वायुनाल। ठीक है, वायुनाल के नीचे ये हमारी
ये हमारी किडनी होती है। ये दो वर्षन ये होगी। ठीक है, देखिए बच्चों, अब हम थोड़ा मार्कर से इसको हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार पहले पेंसिल से बनाने से यदि कोई गलती हो तो हम उसको क्लियर कर सकें। देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो जगह है यहाँ पे होती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, करेक्ट। और जस्ट इसके ऊपर होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। यहाँ पे होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस ग्रंथि, करेक्ट। ये जो हमारी श्वास नली होती है, इस श्वास नली के दोनों तरफ दो पालियों के रूप में ये थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि होती है, करेक्ट। ये जो होती है स्टोमच, इसके जस्ट नीचे उधर के, ये उधर है, उधर के जस्ट नीचे ये अग्नाशय ग्रंथि होती है। अग्नाशयी ग्रंथि, ठीक है, अग्नाशयी ग्रंथि। ये हमारी जो किडनी होती है, इस किडनी के जस्ट ऊपर, दोनों किडनियों के ऊपर ये एड्रिनल ग्रंथि होती है। एड्रीनल ग्रंथि होती है, करेक्ट। और मादा के अंदर ये अंडाशय होता है। अंडाशय यहाँ पर मादा फीमेल के शरीर में, और मेल के शरीर में, और ये यहाँ पे वृषण होता है नर के शरीर में, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे शरीर में पाई जाने वाली कुछ मुख्य ग्रंथियां हैं। इसके अलावा भी कुछ और ग्रंथियां होती हैं, जैसे कि ये जो ग्रंथि देख रहे हो ये आपकी होती है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, ठीक है, थाइमस ग्रंथि होती है, ठीक है। देखिए बच्चों, अब हम इन ग्रंथियों से उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स और उनके कार्यों को देखेंगे। देखिए बच्चों, ये ग्रंथि होती है, इसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि। ये मस्तिष्क के कहाँ है? बिल्कुल नीचे। मस्तिष्क के कहाँ है? बिल्कुल नीचे। तो हम कह सकते हैं स्थिति, इसकी स्थिति क्या हो गई? यह मस्तिष्क के नीचे होती है, ठीक है, मस्तिष्क के नीचे होती है। नेक्स्ट अगला है हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन उत्पन्न करती है? तो देखिए, यह वृद्धि हार्मोन उत्पन्न
करती है, वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करती है। ठीक है। अब प्रश्न आता है इस हार्मोन का क्या काम है, तो नेक्स्ट अगला टॉपिक कार्य है। यह हार्मोन व्यक्ति की शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है। यह हार्मोन व्यक्ति के शरीर की वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रित। अगर ये हार्मोन, यदि ये वृद्धि हार्मोन ज़्यादा होगा तो वृद्धि ज़्यादा हो जाएगी, अगर ये कम होगा तो वृद्धि कम हो जाएगी। यदि हार्मोन ज़्यादा उत्पन्न होगा तो व्यक्ति की वृद्धि ज़्यादा होगी और कम होगा तो कम होगी। इस प्रकार यह हार्मोन व्यक्ति की वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगर इसके बारे में और अन्य कुछ पॉइंट देखें तो इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं मास्टर ग्रंथि, क्योंकि ये सारी जो ग्रंथियां हैं इनसे जो हार्मोन निकलता है इनका नियंत्रण ये ग्रंथि करती है। इसलिए क्योंकि यह अन्य ग्रंथि से उत्पन्न हार्मोन का नियंत्रण करती है। ठीक है। इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह मटर के दाने के समान है। ये मटर के दाने के समान होती है, बिल्कुल इतनी सी साइज में होती है। करेक्ट। तो ये थी हमारी पीयूष ग्रंथि। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम देखते हैं थायराइड ग्रंथि। तो देखिए ये हमारी श्वास नली है गर्दन के अंदर। ठीक है। इस श्वास नली के दोनों तरफ थायराइड ग्रंथि स्थित होती है। तो थायराइड ग्रंथि की स्थिति की बात करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हम कह सकते हैं थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। सबसे पहले स्थिति, इसकी स्थिति क्या है, देखिए यह गर्दन में श्वास नली के दोनों ओर होती है, दोनों ओर होती है। करेक्ट। हार्मोन, अब हम हार्मोन की बात करें तो ये ग्रंथि यह थायरॉक्सिन हार्मोन उत्पन्न करती है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन उत्पन्न करती है। अब प्रश्न आता है इस हार्मोन का कार्य क्या है, तो नेक्स्ट देखते हैं कार्य। देखिए ये हार्मोन कार्य, यह हार्मोन
कार्बोहाइड्रेट वसा, प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित करता है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित करता है। करेक्ट। देखिए बच्चों, अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट अगर देखते हैं हम, तो देखिए ये ग्रंथि, ये हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनाए, इसके लिए हमें आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। यह ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में हार्मोन का संश्लेषण करे, इसके लिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। हमें ये ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में इस हार्मोन का संश्लेषण करे, इसके लिए आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर हम आयोडीन युक्त नमक का सेवन नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो देखिए बच्चों, रोग आयोडीन युक्त नमक न खाने पर गाइटर रोग हो जाता है, जिसमें गर्दन फूल जाती है। तो इस प्रकार हमें आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए, नहीं तो गाइटर नामक रोग उत्पन्न हो जाता है बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब अगली ग्रंथि हम देखते हैं, अग्नाशय ग्रंथि। देखिए ये उदर है, उदर के नीचे ये जो ग्रंथि दिख रही है इसको कहते हैं हम अग्नाशय ग्रंथि। तो अग्नाशय ग्रंथि कहाँ होती है? उदर के नीचे। तो अगली हमारी ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि। देखिए बच्चों, स्थिति यह ग्रंथि उदर के नीचे पाई जाती है। उदर के नीचे पाई जाती है। हार्मोन यह इंसुलिन व ग्लूकेगॉन हार्मोन उत्पन्न करती है। ठीक है, ये ग्रंथि इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन उत्पन्न करती है। अब प्रश्न आता है, इन दोनों हार्मोन का क्या काम है? तो देखिए, कार्य, इंसुलिन
रक्त में शर्करा के स्तर को कम करता है। इंसुलिन जो हार्मोन होता है हमारे ब्लड में जो शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसे कम करता है। यदि ऐसा नहीं करेगा तो मधुमेह रोग हो जाएगा। यदि ऐसा न हो तो मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, जिसे हम शुगर कहते हैं वो रोग हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लूकेगॉन हार्मोन। ग्लूकेगॉन रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। करेक्ट। हमारे रक्त में शर्करा का एक निश्चित स्तर होना चाहिए। अगर निश्चित स्तर से कम हो जाए तो ये हार्मोन उसको बढ़ाएगा, और निश्चित स्तर से ज़्यादा शर्करा हो जाती है तो ये इंसुलिन क्या करता है, उसको कम करता है। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम अगली ग्रंथि देखते हैं, एड्रिनल ग्रंथि। देखिए ये जो दोनों किडनी होती है, इस किडनी के ऊपर यहाँ पे दोनों किडनियों पर एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, तो अब इसके बारे में देखते हैं हम। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। पहला है स्थिति। यह वृक्क के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये जो वृक्क है इनके ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। अब प्रश्न आता है ये कौन सा हार्मोन उत्पन्न करती है, तो देखिए हार्मोन, यह एड्रीनलिन हार्मोन उत्पन्न करती है। अब प्रश्न आता है इस हार्मोन का क्या कार्य है, तो देखिए बच्चों, इस हार्मोन का कार्य देखिए। यह हार्मोन कार्य, यह हार्मोन हृदय की धड़कन, श्वसन दर, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय की दर को नियंत्रित करती है। यह हार्मोन हृदय की धड़कन को, श्वसन दर को, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय की दर को, इनको क्या करती है, सबको नियंत्रित करती है। ठीक है, अगर अन्य और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके बारे में, तो देखिए अन्य, इस हार्मोन को करो या मरो
हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह विपरीत परिस्थिति में शरीर का संतुलन बनाता है। ठीक है, इस हार्मोन को हम करो या मरो हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं करो या मरो हार्मोन? क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में हमारे शरीर का संतुलन बनाता है। कैसे, वो देखते हैं। देखिए, विपरीत परिस्थिति में यह हार्मोन रक्त में मिलकर हृदय तक पहुंचता है। जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो यह हार्मोन रक्त में मिलकर हृदय तक पहुंचता है, जिससे हृदय धड़कन बढ़ जाती है। जिससे हृदय की धड़कन क्या होगी? बढ़ जाएगी, जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन जिससे अंगों के पास ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी, जिससे अंगों के पास में ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी। और जब ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी, तब C6H12O6 ग्लूकोज का ज़्यादा विखंडन होगा और ज़्यादा ऊर्जा बनेगी। ठीक है, ये जो ज़्यादा ऊर्जा बनेगी, ये ऊर्जा विपरीत परिस्थितियों में हमें शरीर का संतुलन बनाने में सहायक होगी। ठीक है, इसलिए इस हार्मोन को करो या मरो हार्मोन कहते हैं। देखिए बच्चों, ठीक है, देखिए तो ये शरीर का संतुलन कैसे बनाती है? ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी। ये ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी तो विपरीत परिस्थितियों में शरीर का संतुलन बनाए रखने में हमारी क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। ठीक है, अगला आता है हमारा वृषण ग्रंथि। देखिए बच्चों, ये ग्रंथि होती है वृषण ग्रंथि। ये केवल पुरुषों में पाई जाती है। ठीक है, नर में पाई जाती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं यह ग्रंथि केवल पुरुषों में पाई जाती है। ठीक है, हार्मोन की बात करें, हार्मोन तो यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन
छोड़ती है अर्थात उत्पन्न करती है। ये ग्रंथि कौन सा हार्मोन उत्पन्न करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। अब इस हार्मोन का क्या काम है, कार्य, वो हम यहाँ देखते हैं। कार्य देखिए, यह हार्मोन नर गौण लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है, जैसे आवाज भारी होना, दाढ़ी मूंछ आना। ठीक है, इस प्रकार इस हार्मोन का ये कार्य होता है। इसके अलावा ये शुक्राणु बनाता है। ठीक है, ये इस हार्मोन के कार्य होते हैं। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हमारी अगली ग्रंथि होती है अंडाशय ग्रंथि। ये अंडाशय ग्रंथि होती है जो केवल मादा में पाई जाती है, मादा के अंदर। तो इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, अंडाशय ग्रंथि। ठीक है, देखिए बच्चों, यह केवल मादा में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यह एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। अब प्रश्न आता है, इन दोनों हार्मोन्स का क्या काम है? तो देखिए, यह हार्मोन मादा गौण लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करती है। ठीक है, मादा गौण लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आवाज का पतला होना, त्वचा का मुलायम होना, स्तन ग्रंथियों का विकास इत्यादि, ये सारे कार्य इस हार्मोन के होते हैं। तो बच्चों, ये हमारे शरीर में पाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथियाँ होती और इनके ये कुछ कार्य और ये हार्मोन थे। ठीक है, कई बार एग्जाम में बच्चों केवल ये डायग्राम ही पूछ लेता है कि मानव में कौन सी ग्रंथि की स्थिति कहाँ पर है, चित्र बनाकर समझाइए। तो ये चित्र आपको प्रॉपर बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने विभिन्न ग्रंथियाँ, जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्न जो ग्रंथियाँ हैं उनके बारे में, उनके हार्मोन्स के बारे में, उनके कार्य के बारे में देखा, प्रकाशानुवर्तन के बारे में देखा। आज का टॉपिक हमारे को आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा और अगले टॉपिक के लिए हमारी अगली वीडियो हम आपको उपलब्ध करवा सकें, इसके लिए हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।